खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अब रुक करते हैं संभागवार खबरों को समझने के लिए और सबसे पहले रुक करते हैं जयपुर संभाग का, जहां की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी ओजस गोयल। लॉकडाउन में राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के बाद आज जयपुर में काफ़ी गफलत नजर आई। गलतफहमी की वजह से कई इलाकों में सैलून, ब्यूटी पार्लर और चाय की थड़ी भी खुल गई और यहां काफ़ी भीड़ जुट गई। हालांकि जैसे ही पुलिस को इसका पता लगा तो कुछ ही देर में ये सभी दुकानें बंद करवा दी गई। वहीं बाजार खुलने की अफवाह के बाद परकोटे से लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए और वाहन लेकर परकोटे से बाहर आने का प्रयास किया, तो वहीं स्थिति खराब होती देखकर पुलिस ने कुछ शक्ति बरती और परकोटे के तमाम गेट और चेक पोस्ट पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया। पुलिस ने परकोटे के अंदर प्रवेश करने वालों को शक्ति बरतकर वहीं रोक दिया। नहीं, कई लोगों को प्रॉपर अभी इस बात का ध्यान नहीं है कि कर्फ्यू एरिया में प्रवेश नहीं करना है और पुलिस के सामने प्रॉब्लम आई है क्योंकि जो गेट्स है मेन जो नाकाबंदी के पॉइंट्स बना रखे हैं चारदीवारी के, उनमें जो लोग आ रहे थे उनको हमने रोका, समझाइश की और वापस भी भेजा है। और जो कर्फ्यू क्षेत्र के कुछ लोग ये थे कि भाई बाहर मार्केट खुल गया तो हम जा सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को हम समझाइश करके वापस भेज रहे हैं और आजकल में सही हो जाएगा ये। तो इसी तरह सुबह सुबह पुलिस को गफलत के कारण काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। और अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग का, यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक लवानिया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की पहल पर मजदूरों के लिए उत्तर प्रदेश बस भिजवाने का मामला आज भी अधर में लटक गया और उत्तर प्रदेश सरकार ने ऊंचा नगला बॉर्डर पर खड़ी लगभग 500 बसों को आज भी अपनी सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया। कांग्रेस पार्टी द्वारा आज आगरा बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऊंचा नगला यूपी बॉर्डर पर लगभग 500 से अधिक बसें भिजवाई, जो कि उन मजदूरों को ले जाने के लिए खड़ी कराई थी जो कि उत्तर प्रदेश व दिल्ली के इलाकों में फंसे हुए थे। विवेक बंसल व जुबेर खान भी बॉर्डर पर पहुंचे और पूरे दिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुमति मिलने का इंतजार करते रहे, लेकिन उनका इंतजार अधूरा ही रहा। सवेरे से भाषण दे रही है ये सरकार कि कहाँ है बसें, हम बसें लेकर आ रहे हैं, गरीब प्रवासियों को उनके घर जाने दो, वो नंगे भूखे पैर चल रहे हैं। यूपी ने पूरे बॉर्डर को सीज कर दिया है। परमिशन देने की बात करने वाली ये यूपी सरकार एक तरफ तो कहती है हमने परमिशन दे दी, कोई अभी तक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं दिया। मेरे साथ मंत्री हैं सुभाष गर्ग जी, मैं खुद हूँ, जिलाध्यक्ष जी हैं, हमारे विधायक अवाना जी हैं और एआईसीसी सेक्रेटरी, तमाम लोग हम सुबह से बैठे हुए हैं, परंतु यूपी की सरकार ने परमिशन नहीं दी है। उत्तर प्रदेश सरकार की हठ धर्मिता की कड़े शब्दों में निंदा की। राज्य के पर्यटन एवं देवस्थान विभाग के मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भी कहा कि पिछले दिनों भी उत्तर प्रदेश सरकार ने बसों के लिए अनुमति नहीं दी थी, जो कि बेहद शर्मनाक है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के ऊंचा नगला बॉर्डर पर कई बसें वापस लौट चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने स्वयं अनुमति दी, तो उसके बाद में जो यहाँ प्रशासन है, प्रशासन को उसकी लिखित अनुमति देनी चाहिए। एक तरफ उनके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हमारी नेता राष्ट्रीय महामंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं कि 500 बस आप नोएडा भेज दीजिए, 500 बस गौतम गाजियाबाद भेज दीजिए। हम आपको बता दें कि डीग के बहज उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर भी पिछले दिनों ऐसा ही मामला नजर आया था, जहां बॉर्डर पर कांग्रेस ने लगभग 500 से ज्यादा बसें उत्तर प्रदेश में उन मजदूरों के लिए भिजवाने के लिए खड़ा करा दिया जो कि वहां फंसे हुए हैं। लेकिन उस दिन भी उत्तर प्रदेश सरकार ने इन बसों को अनुमति नहीं दी थी और सभी बसों को बेरंग ही वापस लौटना पड़ा था। बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर में आज कोरोना को लेकर बड़ी खबर। आज पूरे दिन में 12 कोरोना पॉजिटिव मरीज रिपोर्ट हुए। सुबह 3 मरीजों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, तो शाम ढले 9 मरीजों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। हालांकि ये उसी चेन से हैं जिस चेन का पहले रोगी मिला था। आज जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम और एसपी प्रदीप मोहन शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर ने खासतौर पर ये जानकारी देते हुए बताया कि पीएम केयर फंड, सीएम फंड और जिला कलेक्टर के फंड में कितना पैसा भामाशाहों ने चेक के जरिए दिया है। उन्होंने कहा ये जो राशि है ये भेज दी गई है, जिसके लिए जो आई है, जो जिला प्रशासन को फंड आया है वो सीएम कोष में दिया गया है और पीएम केयर की जो राशि है वो पीएम केयर में जाएगी।
कलेक्टर ने ये भी कहा कि कोरोना से डरने का वक्त नहीं है, सावधानी बरतने की जरूरत है। एसपी प्रदीप मोहन शर्मा ने भी बातें रखी। हालांकि इस वीसी के दौरान क्वारंटाइन सेंटर में जो गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, जो शिकायतें आ रही हैं, उस पर चर्चा नहीं हो पाई। हालांकि कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। मजदूरों को लेकर भी कलेक्टर ने अपना विजन रखा। बीकानेर में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके खाने की व्यवस्था की गई है, उनके राशन की व्यवस्थाएं की गई हैं और लोगों ने भी जो है बढ़ चढ़ के जो है, चाहे वो प्रधानमंत्री राहत कोष है या मुख्यमंत्री राहत कोष है या जिला प्रशासन के माध्यम से किया, उसमें लोगों ने अच्छी मदद करी है। जिसमें 31 दानदाताओं ने पीएम केयर फंड में 33.25 लाख रुपए दिए, मुख्यमंत्री केयर फंड में 114 दानदाताओं ने 51.65 लाख रुपए दिए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीकानेर में अब धीरे धीरे कोरोना की चुनौती बढ़ रही है। खासतौर पर जो प्रवासियों का आवागमन शुरू हुआ है, उसके बाद निश्चित तौर पर और अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वहीं कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भंवर एस चारण। सामान की गठरी लादी, बच्चों को गोद में उठाया, कंधों पर बिठाया और 4 दिन 4 रातों तक लगातार पैदल ही सफर तय करते रहे। यूपी के मजदूरों का ये जत्था सूरत से चलते चलते आखिरकार जब राजस्थान की सरहद में दाखिल हुआ तो पैदल पलायन से तो मुक्ति मिली। ट्रकों और बसों से मजदूर परिवार को अब कोटा के बोरखंडी सरकारी विद्यालय में लाया गया है और यहाँ से इनको इनके होम टाउन भेजने की व्यवस्था की जा रही है। श्रमिकों के लगातार जारी दर्दनाक पलायन की ऐसी कई कहानियां रोजाना सामने आ रही है। तो इस बीच कोटा में रेड जोन होने के बाद अब विदेश मंत्री शांति धारीवाल ने गृहनगर के हालातों का रिव्यू किया है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की टीम को परकोटा के साथ ही ऐसे इलाकों की सुध लेने के लिए कहा है जो कि शहर के दूरदराज के इलाकों में बसे हैं और जहां पर लोगों के सामने राशन पानी की किल्लत का संकट है। आज संभागीय आयुक्त कैलाश चंद मीणा ने हाड़ौती विकास मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र सांखला के साथ कोटा के दूरदराज के नांदा इलाके की बरडा बस्ती का दौरा किया और वहां पर करीब 500 लोगों को राशन किट बांटे। हालांकि वहां पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई और जो राशन किट वहां पर ले जाए गए थे वो कम पड़ गए। ऐसे में वहां पर अतिरिक्त रसद सामग्री मंगा करके गरीब लोगों में वितरित की गई। यह गरीब लोगों को आटा और सब्जियों का वितरण किया गया है। ये हाड़ौती विकास मंच के कार्यकर्ता और इनके जो नेता हैं सांखला जी, राजेंद्र सांखला जी, उनके नेतृत्व में सारा कार्य हो रहा है। ये जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लगातार ये लोग जनसेवा कर रहे हैं और फूड पैकेट्स भी ये कई क्षेत्रों में कोटा में बांट रहे हैं। धारीवाल साहब के निर्देश है कि जो भी निचले स्तर की बस्तियां हैं वहाँ भी राशन किट और सामग्री जानी चाहिए। हम यहाँ आए, हमने 500 किट बांट दिए। उसके बाद भी देखिए अब समस्या बहुत गंभीर है क्योंकि 50 दिन हो गए लॉकडाउन हुए हुए। अब हमारे 500 किट बांटने के बाद फिर यहाँ पर और लोग आए, इनके लिए हमने और राशन सामग्री मंगाई है। इस बीच कोटा में रेजिडेंट डॉक्टर समेत 5 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आने के साथ ही अब कोटा जिले का कोरोना मीटर बढ़कर के 331 तक पहुंच गया है। लेकिन इसके साथ ही साथ कोटा के आइसोलेशन सेंटर से आज ठीक होने के बाद 5 मरीजों को घर के लिए डिस्चार्ज भी दिया गया है। इसके साथ ही कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन सेंटर से अभी तक ठीक होकर के कुल 248 मरीज घर जा चुके हैं। अच्छी बात यह है कि कोटा जिले में अब कोरोना एक्टिव केसों की तादाद केवल 76 रह गई है। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग का। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव गौड़। कोरोना के कहर के बीच लॉकडाउन 4 के बाद आज जिस तरह की छूट मिली है उसके चलते जोधपुर के विभिन्न इलाकों में जहां रेड जोन नहीं था या जहां पर प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं था वहां लोग घरों से निकले। कई तरह की दुकानें खुली हैं। कई मोहल्लों के अंदर जिस तरीके से दुकानें प्रोडक्ट खुले वहां लोगों की भीड़ दिखी गई, लेकिन सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा गया। पुलिस के अधिकारियों ने जिस तरीके से एक बाइक पर 2 जने अगर बैठे रहे हैं तो उनका चालान भी किया, लोगों को समझाया कि सोशल डिस्टेंस बहुत जरूरी है। यही नहीं, जो कर्फ्यूग्रस्त इलाका है, जो कंटेनमेंट जोन है, उन इलाकों में पुलिस के बराबर पहरे रहे हैं। वही से बड़ी बात यह है कि सभी ने आपस में जिस तरीके से सौहार्द से एक एक बात को समझा, नियम को समझा, सोशल डिस्टेंस को समझा, मास्क लगाने को समझा है और जिस तरीके से दुकानों पर जा रहे हैं, जिस इलाके में बहुत ज्यादा भीड़ थी वहां पुलिस की टीमें भी पहुंची है, सोशल डिस्टेंस की पालना भी करा रही है। पुलिस कमिश्नर प्रफुल्ल कुमार लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो डीसीपी कीर्ति चंद्रा और धर्मेंद्र सिंह इसको लेकर नजर रखे हुए हैं। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि अस्पताल में जिस तरीके से ओपीडी बढ़ी है, मरीज घर से निकले हैं, दूसरी जो सामान्य बीमारी उनको चेक कराने के लिए, तो हालात सामान्य होने में हो सकता वक्त लगे, लेकिन अब धीरे धीरे हालात सामान्य होने लगेंगे ऐसा माना जा सकता है। वहीं जोधपुर के शहरी इलाके में अजय चौक में जिस इलाके से एक कांस्टेबल की आज शादी की सालगिरह थी, पहली शादी की सालगिरह होने के चलते
पूरे पुलिस के विभाग के जो जवान थे, अधिकारी थे, वो सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए शामिल हुए और केक कटा करके खुशियां बांटी गई। और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि शर्मा। लेक सिटी उदयपुर में पिछले एक सप्ताह से भी ज्यादा समय से कोरोना का कहर जारी है, लेकिन इसके साथ ही जारी है उदयपुर के दो राजनीतिक धुरंधरों के बीच जुबानी जंग। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और पूर्व सांसद और कांग्रेस CWC के मेंबर रघुवीर मीणा के बीच पिछले एक सप्ताह से भी ज्यादा समय से जुबानी जंग तेज हो गई है। कभी रघुवीर मीणा कटारिया पर पलटवार करते हैं तो कभी कटारिया रघुवीर मीणा पर भी पलटवार करते हैं। आज नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने रघुवीर मीणा पर सवाल उठाए कि आखिर वो किस हैसियत से प्रवासी मजदूरों को लेकर जा रही विशेष ट्रेनों को रवाना करने के लिए सिटी रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। एक तरफ उदयपुर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना का प्रकोप जारी है, तो वहीं दूसरी ओर उदयपुर के दो राजनीतिक धुरंधर भी अपने बयानबाजी के कहर से गदर मचा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और पूर्व सांसद रघुवीर मीणा के बीच पिछले कुछ दिनों से जुबानी जंग अब और तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने रघुवीर मीणा द्वारा पिछले 3 दिनों में प्रवासी मजदूरों को लेकर जा रही स्पेशल ट्रेनों में मजदूरों को रवाना करने के लिए सिटी रेलवे स्टेशन पर आने पर सवाल उठाए और कहा कि वे किस हैसियत से प्रवासी मजदूरों को लेकर जा रही ट्रेनों को रवाना करने आ रहे हैं। यही नहीं, कटारिया ने इस बाबत रघुवीर मीणा पर राजनीतिकरण करने का भी आरोप मढ़ा। आपको बता दें कि इस जुबानी जंग की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज पर रघुवीर मीणा द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद हुई थी। इस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मीणा पर व्यंग करते हुए उन्हें महान अर्थशास्त्री कह डाला था। इसके बाद रघुवीर मीणा ने कटारिया पर लॉकडाउन के चलते 15 बीघा जमीन की रजिस्ट्री के लिए झाड़ोल जाकर आने पर सवाल उठाए थे। हालांकि कोरोना के कहर और राजनीतिक जुबानी जंग के बीच आज प्रवासी श्रमिक उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुए। इसके लिए एक विशेष ट्रेन सिटी रेलवे स्टेशन से भेजी गई। इसके साथ ही उत्तराखंड के प्रवासी श्रमिकों को लेकर भी 3 रोडवेज की बसें आज रोडवेज बस स्टैंड से रवाना की गईं। वहीं अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं नागौर से हमारे सहयोगी नरपत जोया। लॉकडाउन 4 की शुरुआत प्रदेश में आज से हो चुकी है और आज लॉकडाउन 4 एक नए नियमों के साथ जब लागू किया गया तो प्रदेश भर में आज सभी जगह बाजार खुले नजर आए। हालांकि रेड जोन में बाजार खोलने की अनुमति नहीं थी, लेकिन प्रदेश भर में बाकी जगह जहां पर रेड जोन नहीं था और जहां पर कर्फ्यू नहीं था वहां पर सभी तरह से बाजार खुले। और यहां पर पुलिस और प्रशासन का एक अच्छा समन्वय भी देखा गया कि जब बाजार खुले तो जो भीड़ भाड़ होनी थी, हालांकि आज अपेक्षाकृत भीड़ नहीं आई और दुकानदारों को मायूसी भी देखी गई, क्योंकि जो आमतौर पर जो भीड़ आती है बाज़ारों में वो भीड़ नहीं आई। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि बाज़ार जो थे आमतौर पर जो पहले की तरह आज सभी बाज़ार खुले। और आज अजमेर संभाग की अगर बात करूँ तो पूरे अजमेर संभाग में कहीं भी ऐसा नहीं था कि बाज़ार नहीं खुले। हालांकि सब जगह बाज़ार खुले, लेकिन खरीदारों की कुछ कमी नज़र आई। रमज़ान की वजह से कुछ खरीदार नज़र भी आ रहे थे, लेकिन दिन में तेज़ गर्मी और धूप की वजह से जो रोजेदार थे वो बाहर नहीं आना चाह रहे थे। तो ऐसे में जो दिन में जो बाज़ारों में भीड़ होनी थी वो भीड़ अपेक्षाकृत नहीं हुई है। तो वहीं बात करूं अगर कोरोना के विस्फोट की, तो नागौर में कोरोना का विस्फोट हुआ है और 22 आज नए रोगी सामने आए। तो कहीं ना कहीं नागौर में एक बड़ा जो विस्फोट हुआ है। और नागौर का जो कई ऐसा हिस्से थे, जो कई ऐसे उपखंड थे जिनमें अभी तक कोरोना का विस्फोट नहीं हुआ था और कोरोना के मरीज नहीं आए थे, लेकिन आज नागौर का कोई उपखंड अछूता नहीं रहा और नागौर के सभी उपखंड में 1 या 2 मरीज कहीं ना कहीं कोरोना के संक्रमित पाए गए। और सबसे बड़ी बात है कि डीडवाना जो अब तक अछूता था वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में, हालांकि डीडवाना के आसपास में गाँव में कोरोना के मरीज पाए गए थे, लेकिन आज डीडवाना शहर में दस्तक दे दिया और डीडवाना में चेन्नई से आए 2 श्रमिक थे, उनको कोरोना पाया गया और उन्हें डीडवाना के जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था वहाँ से निकालकर उन्हें बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपने ही संभाग की बड़ी खबरों से अपडेट कराने के बाद आपका स्वागत है। कोरोना संकट के बीच लोग जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं और इसी कड़ी में जयपुर में ही कर्नल जगदेव सिंह कृष्णा ने हेडगेवार स्मृति सेवा प्रन्यास को जरूरतमंदों की मदद के लिए 1 लाख रुपए का चेक सौंपा। इस मौके पर सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, सीकर बीजेपी अध्यक्ष इंदिरा गिठाला, बीजेपी नेता हरिराम रणवा, युवा नेता ऋषि ओला और केडी बाबर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। चेक भेंट किया है और वो भेंट करने का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई बड़ा काम किया है।
मेरा तो मन है कि ये देश बचेगा तो मैं बचूंगा, ये देश बचेगा तो आप बचोगे। इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना है, जितना हो सके सब जहां जहां जिस संस्था से जुड़े हो उसकी मदद करो। जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ में एक युवक की गाड़ी से कुचलकर मार डालने के बाद जमकर बवाल हुआ है। दूसरे पक्ष के ग्रामीणों ने मोहनगढ़ थाने पर हमला कर दिया और वहां जब्त कर रखी गई आरोपियों की पिकअप के अलावा अन्य वाहनों में आग लगा दी। हमले में कई पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई। पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। मौके पर तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। गाड़ी में इस्माइल खान और अल्लाह बचाए खान, ये बाप बेटा हैं, ये दोनों मोहनगढ़ की तरफ जा रहे थे। तो कुछ पिछले विवाद के चलते उसी परिवार में से, जिस परिवार से उनका विवाद था, तो एक ताहिर खान सामने से आ रहे थे। तो क्योंकि पहले से विवाद था तो उनके मन में रंजिश थी, तो इसलिए उन्होंने सामने से उनके आते को रॉन्ग साइड पे लेके टक्कर मारी, जिस वजह से वहीं पे ही मृत्यु हो गई। आगे बढ़ते हैं। खबर नागौर के मकराने के जसूरी गांव से है, जहां शहीद हरिराम भाकर के परिवार ने जसूरी सरपंच के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। शहीद के परिवार का आरोप है कि वो शहीद स्मारक बनाने के लिए जमीन की एनओसी देने के लिए लगातार ग्राम पंचायत से मांग कर रहे हैं, लेकिन चुनावी रंजिश के चलते सरपंच इसमें अड़ंगा लगा रहे हैं। अब शहीद के परिवार ने इस मामले में कलेक्टर से जांच कराने और एनओसी जारी करवाने की मांग की है। शहीद के भाई हरेंद्र भाकर का कहना है कि शहीद हरिराम भाकर ने 2019 में पाकिस्तान की सेना से लोहा लेते हुए पाकिस्तान के 3 बंकर नष्ट किए थे। साथ ही 3 पाकिस्तानी सैनिकों को भी मौत के घाट उतारा था। अजमेर के बिनाय थाना परिसर में जहर खाने के मामले में युवक सागर रेबारी ने बताया कि विजयनगर निवासी एक महिला उसे प्रेम प्रसंग के जाल में फांसकर धमकी देती थी। अब तक करीब 6 लाख रुपए ऐंठ चुकी है। वहीं शिकायत करने पर बिनाय पुलिस ने उसे ही थाने में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, पानी मांगने पर पुलिस कर्मियों ने जहर दे दिया। रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक खबर दौसा से है, जहां कलयुगी बेटे ने पैसे नहीं देने पर बुजुर्ग मां को कैरोसिन डालकर आग लगा दी, जिससे महिला 30% जल गई। इस बीच शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और महिला को बचाकर पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। हालांकि इसके बावजूद मां ने बेटे के खिलाफ पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी, लेकिन पुलिस युवक की तलाश में जुट गई है। और अब बड़ी खबर आ रही है टोंक से, जहां पीली तलाई में किशोरी की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया। खास बात यह है कि पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतका की बड़ी बहन को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बड़ी बहन की 1 साल की बेटी की मौत हो गई थी। उसे शक था कि उसकी बेटी को उसकी छोटी बहन ने मारा है और इसी शक ने छोटी बहन की हत्या करने पर उसे लालायित किया। पुलिस का कहना है कि जब छोटी बहन चारा लेने गई तो बड़ी बहन का उससे झगड़ा हुआ, जिसके बाद आरोपी ने उसके सिर पर पत्थर से वार किया और फिर चाकू से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। सीकर जिले के रिंगस कस्बे में स्थित RSWM धागा मिल में अचानक आग लग गई, तो वहीं लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को हादसे की सूचना दी। मौके पर दमकलों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। डूंगरपुर में पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान 1 करोड़ 50 लाख रुपए की शराब जब्त की है। 2 ट्रक सहित 5 वाहन भी जब्त किए गए। पुलिस ने 22 मार्च से लॉकडाउन लगने के बाद 28 कार्रवाई करते हुए 28 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सिरोही के आबू रोड की रिको पुलिस ने बड़ी कार्रवाई किया। पुलिस ने गुजरात जा रही 40 लाख रुपए की शराब जब्त की है। शराब ट्रक में प्लास्टिक के कट्टों के नीचे छिपाकर लाई गई थी। पुलिस के मुताबिक ट्रक से पंजाब और हरियाणा निर्मित शराब की 470 पेटियां बरामद की गई। पुलिस ने इस मामले में ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।